सब लोग अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स को इजी लैंग्वेज में समझ पाएं और साथ ही साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उसकी लैंग्वेज है वो भी समझ पाएं। सो जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा। फिर मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, बहुत जल्दी मैं जनरेटर के ऊपर भी डाल दूंगा वीडियो। तो उससे पहले या फिर उसके बाद जब भी वीडियो डल पाएगी, तो अभी हम जो हमारा पढ़ने का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा, LCR सर्किट। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला LCR सर्किट या फिर LR सर्किट या फिर CR सर्किट। अगर वो सब हम इंडिविजुअली अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने LCR सर्किट पढ़ लिया तो हम उसको सिमिलैरिटी मान कर ही उन सबको भी पढ़ सकते हैं, उन तीनों सर्किट को, ठीक है ना। तो आज का हमारा मेन मोटिव क्या होगा, LCR सर्किट। हम इसके बारे में जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर दूसरी बात इसका डेफिनेशन क्या होती है, इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे हमारे आज पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होंगे आज लर्निंग के, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगी वो क्या होगी, ये किस पॉइंट वाली होगी। तो आई होप कि आप लोग इसको आसानी से समझ पाए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको साथ के साथ अपनी कॉपी पर लिखते भी जाएं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितना आया कितना नहीं आया, या फिर आपने कितना सीख लिया और कितना नहीं सीखा। तो जब हम कभी भी LCR सर्किट के बारे में बात करते हैं तो LCR सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। हम उन तीनों को क्या पता सीरीज में लगा लें और क्या पता हम उनको पैरेलल में लगाएं, ठीक है। लेकिन आपके क्लास 12 में आपको बस किस चीज में पढ़ना है, ये इन केस ऑफ सीरीज कि अगर हम एक इंडक्टर को, एक कैपेसिटर को, एक रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज में, तब उनके अंदर किस तरीके का बिहेवियर चेंज होगा, उनकी वोल्टेज क्या होगी, उनका करंट क्या होगा, ठीक है। तो हमारा मेन पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा। तो हम एक सबसे पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि एक LCR सर्किट होता है। उससे पहले आप एक बार डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस डायग्राम में क्या है, हमने कैपेसिटर लिया, हमने एक इंडक्टर लिया, हमने एक रजिस्टर लिया, उसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और वो वोल्टेज सोर्स कैसा सोर्स था, AC सोर्स। तो हमने उसको AC सोर्स से कनेक्ट करा, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो अब एक LCR सर्किट क्या होता है, द सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स। अगर हमारे पास C है, L है और R है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस है, उनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सीरीज के सोर्स से, किससे कनेक्ट कर दिया, एक AC के सोर्स से। तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा उनका, सीरीज, तब मैं उसको बोलूंगा एक LCR सर्किट है, ठीक है। ये तो हो गया बहुत बेसिक डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन के अलावा जो हमें आज पढ़ना होगा, हमारा मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा आज के इस वाले टॉपिक के लिए। तो सबसे पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा कि अगर हमने LCR सर्किट पढ़ना है तो हमने उसका फेजर डायग्राम पढ़ना पड़ेगा कि एक फेजर डायग्राम क्या होता है। अगर आपने मेरी फेजर डायग्राम के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको एक बार चेक कर लो कि हम फेजर डायग्राम क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, लीड लैग का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, इस वाले पूरे LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इस वाले LCR सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक मोटर भी है, आपके घर में एक फैन भी है, आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर भी है, आपके घर में एक AC भी है, तो वो एक पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि केवल एक पर्टिकुलर AC का मुझे वो बताओ रेजिस्टेंस, तो वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हो गया इंडिविजुअल चीज का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अपने पूरे घर का रेजिस्टेंस बताओ, तो सॉरी, तो वो किस में कैलकुलेट होगा, आपके इंपीडेंस में। किस में कैलकुलेट होगा, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और उस वाले सर्किट की खास बात क्या होनी चाहिए कि सब एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके के ये सब चीज एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जब हम पढ़ेंगे मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि हम पावर फैक्टर क्यों निकालते हैं, उसका फायदा क्या होता है, और उसका बहुत बेसिक से डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर से पहले, तो पावर फैक्टर के बाद कि हर एक इसके इंडिविजुअल के अराउंड कितना वोल्टेज होगा, है ना। इसके पास कितना वोल्टेज है, इसके पास कितना वोल्टेज है, इसके पास कितना वोल्टेज है, क्या पता तीनों के पास एक जैसे ही हो, क्या पता तीनों के पास अलग हो, क्या पता किसी दो के पास सेम हो, एक के पास अलग हो। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसकी हेल्प से, वोल्टेज एंड ईच एलिमेंट। ये वाले टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोर्ड्स में न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। और बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादातर चीजें एक्सेल और एक्सी में पढ़ रखी होती हैं, अगर वो चीज वोल्टेज में आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंपीडेंस, ये भी मैं तो ये बताऊंगा इस वाले एंगल का मतलब क्या होता है। फिर जो हमारा मेन टॉपिक होगा LCR में, वो क्या होगा कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्योंकि अगर LCR आता है तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि रेजोनेंस शायद ही आए या फिर ऑब्वियसली बात है शायद नहीं जाए, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, लेकिन रेजोनेंस आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमें कोई भी सर्किट बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो हो। तो मैक्सिमम करंट फ्लो कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस के अंदर एक टॉपिक आता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे LCR सर्किट के अंदर। तो अब हम
ट्राई करेंगे कि हम सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाए, इसके फेजर डायग्राम को पढ़े, फिर इसके इम्पीडेंस को पढ़े, फिर पावर फैक्टर का पढ़े और जल्दी जल्दी से अपना ये वाला टॉपिक खत्म करें। तो जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा वो क्या होगा, फेजर डायग्राम। हमने पिछले टॉपिक में, अपने पिछली वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि एक एलसीआर सर्किट क्या होता है और हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या फिक्स करने हैं एलसीआर सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा हमारा फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम क्या होते हैं, फेजर डायग्राम एक सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है करंट और वोल्टेज का, या सिंपल सा डायग्राम होता है किसका, करंट वोल्टेज का, जो हमें ये बताता है कि किस सर्किट में करंट आगे चलता है, करंट पीछे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सर्किट लग रहे हैं, एल भी लग रहा है, सी भी लग रहा है और आर भी लग रहा है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो अगर हम केवल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस वाले केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में। तो जो ब्लू वाली लाइन है ना, तो जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या शो करती है, करंट को, जो ब्लैक वाली लाइन है वो क्या शो करती है, वोल्टेज को। तो रेजिस्टेंस के लिए वी आर और करंट आई आर दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमको याद करना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो उसमें हमने प्रूफ भी कर रखा है कि क्यों होते हैं सेम फेज में, और इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज क्यों लीड करता है, कैपेसिटर वाले केस में वोल्टेज क्यों लैग करता है। तो अगर आपको ये जानना है कि क्यों लीड करते हैं, क्यों लैग करते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाइए, अल्टरनेटिव करंट वाले प्लेलिस्ट में, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। फिर अब क्या हम इंडक्टर के लिए बात करते हैं। तो इंडक्टर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, वोल्टेज हमेशा लीड करेगा किससे, करंट से। वोल्टेज लीड करेगा किससे, करंट से। तो वोल्टेज करंट से कहाँ हो गया, पाई बाई 2 के फेज से आर हो गया। वो कितने फेज से लीड करता है, पाई बाई 2, ठीक है ना। कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे तो कैपेसिटर वाले केस में कौन लीड करता है, करंट किससे, वोल्टेज से। कितने के फेज से, पाई बाई 2। तो वोल्टेज कहाँ गया, इस तरफ, करंट कहाँ गया, इस तरफ। अभी आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने करंट को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही माना है। करंट को कहाँ माना है, एक्स एक्सिस पर। जो कैसे, रेजिस्टेंस के लिए करंट एक्स एक्सिस पे है, इंडक्टर के लिए करंट एक्स एक्सिस पे है, और कैपेसिटर के लिए करंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे। मैं वोल्टेज को बदल लूँ, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मैं शायद ऐसा भी कर सकता था कि इसको ऐसे लिख लेता, वीसी को इस तरफ और आईसी को ऊपर की तरफ, वो भी ठीक था। लेकिन मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस वाली बात पर। जब हम पढ़ते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट और जब हम पढ़ते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट, जब हम सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें करंट क्या होता है, सेम। करंट क्या होता है, सेम, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होगा, सेम। तो जो करंट इसमें कैपेसिटर में होगा वही इंडक्टर में होगा, वही किसमें होगा, रेजिस्टर में। तो उनकी एक्सिस भी क्या होनी चाहिए, सेम, जिससे मैं इजीली कैलकुलेशन कर पाऊँ। तो कहने का मतलब, अगर मैं बार बार लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू आईसी होगी, इसकी वैल्यू आईएल होगी, इसकी वैल्यू आईआर होगी, तो क्या होगा कि भाई मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर सीरीज में है तो ऑब्वियसली बात, वो सब सेम ही तो होंगे, आईसी इक्वल्स टू आईएल इक्वल्स टू आईआर। ये बात समझ में आपको नहीं। तो क्या होगा कि जब हम कभी भी सीरीज की बात करते हैं तो करंट क्या होगा, सेम, तो उसकी एक्सिस क्या रखनी पड़ेगी, सेम। तो जो मैंने बार बार आईएल आईआर आईएल आई से लिख रखा है उसको मैं इंडिविजुअल नाम के दे दूंगा आई, क्योंकि जो करंट कैपेसिटर में होगा वो सेम करंट इंडक्टर में होगा, वो सेम करंट किसमें होगा, रजिस्टर में, ठीक है। तो मैंने काम करा, अभी तीनों सर्किट सीरीज में, तो ये तीनों एलिमेंट किसमें, सीरीज में। तो मैंने तीनों का कंबाइंड फेजर डायग्राम बनाया। क्या बनाया, कंबाइंड फेजर डायग्राम। देख कैसे, ये आई आर, ये आई एल और आईसी, इन तीनों को मैंने क्या मान लिया, आई क्योंकि करंट सेम है, तो आई मेरा हो गया ये वाला, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर की बात करूँ तो करंट के साथ वोल्टेज सेम फेज में आ रहा था, करंट के साथ वोल्टेज सेम फेज में आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, वीआर, क्या लिख दिया, वीआर। फिर जब मैं इंडक्टर की बात कर रहा था तो करंट इस वाली एक्सिस पे है, तो वोल्टेज इस वाली होगी वाई से, तो वोल्टेज यहाँ भी ऊपर की तरफ वी है, ठीक है। फिर जब कैपेसिटर के बारे में बात करें तो करंट इस तरफ है, वोल्टेज का है नीचे की तरफ, तो ये क्या बन गया हमारा, वीसी। तो कहने का मतलब मेरी एक ही, ये तीनों कंबाइंड फेजर डायग्राम किसमें आ गए, एक फेजर डायग्राम में, ठीक है। अब उसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि करंट इस तरफ है, वोल्टेज फॉर रेजिस्टेंस इस तरफ है, वोल्टेज फॉर इंडक्टर इस तरफ है, वोल्टेज फॉर कैपेसिटर इस तरफ है। अब एक बात बताओ, वीएल और वीसी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है, आपस में दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें नेट वोल्टेज में कैसे निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या एक अपना एक कंक्लूजन या फिर अपने की वो क्या बोलते हैं उसको, एक अपने आप से अंदर मानना पड़ेगा कि मैं उस वाले वर्ड को बोल रहा हूँ, सॉरी, कि भाई अपने आप से एक हिंट अपना मानना पड़ेगा कि हम क्या मान लेंगे कि मेरा वीएल की वैल्यू क्या है, बड़ी वीसी से। वीएल की वैल्यू क्या है, वीसी से बड़ी। अगर वीएल की वैल्यू वीसी से बड़ी है तो कहने का मतलब इंडक्टर के अराउंड वोल्टेज बड़ा है और कैपेसिटर के अराउंड वोल्टेज छोटा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो नेट वोल्टेज होगा इन दोनों का वो होगा वीएल माइनस वीसी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वीएल की तरफ, क्योंकि वीएल तो बड़ा है इसलिए डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। लेकिन हमारा वीआर तो एक्स एक्सिस पे है। अब दो वोल्टेज आ गए, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे है, तो हम इस पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन लगा देंगे। तो उसके हिसाब से क्या होगा, इनका नेट वोल्टेज का निकलेगा ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ से ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे तो ये बीच में क्या बनेगी, नेट वोल्टेज। तो हमें इस नेट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है और ये कहता है इसका फेजर डायग्राम। इस वाली फेजर डायग्राम में एक बात तो समझनी पड़ेगी, जो मैंने फाई लिखा है, फाई क्या होता है, फाई इज द एंगल ऑफ इम्पीडेंस। या आपने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी लिखा होगा
कि हमें एक एंगल ऑफ इम्पीडेंस भी पढ़ना है। तो एंगल ऑफ इम्पीडेंस क्या होता है, अब आप बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। एक हमें एक एक्सिस पे होना चाहिए हमारा करंट। देखो जब कभी हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो दो एक्सिस पे जो बनता है, ठीक है ना, ये तो मतलब दो लाइन चाहिए उसके लिए, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होता है हमारा थीटा या फिर फाई जो मानते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लाइन चाहिए तो एक लाइन तो मैं बोल रहा हूँ करंट हो गया हमेशा, एक लाइन क्या होगी करंट, तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी वोल्टेज होगी। इसके अलावा अभी तक हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। अच्छा लेकिन वोल्टेज की चार हो रही है, VL, VR और VC, ये चार वोल्टेज की एक्सिस हो रही है। तो अब मुझे क्या बात ध्यान रखनी है, इन चारों को मुझे नहीं लेना, मुझे क्या लेना है इन चारों का नेट। क्या लेना है, चारों का नेट। तो VL VC का नेट क्या हो गया, VL माइनस VC, VL माइनस VC और VR का नेट क्या हो गया V। तो कहने का मतलब द एंगल बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इम्पीडेंस। मैं आपको ये वाली चीज लिखवा दूंगा अभी, पर आपको अपना एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि द एंगल बिटवीन नेट वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज एंगल ऑफ इम्पीडेंस। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सारी जो फेजर डायग्राम है साथ साथ अपने साथ खुद भी बनाइए अपने हाथों से, जिससे आपको लगे कि हाँ मुझे सच्ची में आगे देखने में आसान लगते हैं, पर जब मैं कॉपी में बनाता हूँ तो थोड़े कंफ्यूज जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद एक राइटिंग की स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा फेजर डायग्राम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ अ LCR सर्किट। सो हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है आप सुनते हैं, देखो इंपीडेंस इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। कहने का मतलब जब हम कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को, जो हमारा रेजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस को हम टोटल करके निकाल देंगे उससे कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू, तो वह कहलाती है हमारी इंपीडेंस। इसको लिखने का तरीका होता है, इट इज रिटन या इट इज नोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड, और जो जेड की यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम। क्या होगी, ओम, क्योंकि इंपीडेंस एक रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी यूनिट पे क्या होगी, ओम। तो ये वाली बात क्लियर आपको। अब मैंने जो पिछले वाले अपने स्लाइड में वो बनवाया था, एक फेजर डायग्राम बनवाया था नेट, उसमें मैंने V की वैल्यू निकलवाई थी। V क्या होता है, नेट वोल्टेज। क्या होता है, नेट वोल्टेज। अब उससे पहले आप एक छोटी सी बात सुन लो। मान लीजिए मैं C, L और R इनकी जगह बॉक्स रख दूँ, क्या रख दूँ, बॉक्स, और मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इस बॉक्स के अंदर ये तीनों चीजें L भी है, C भी है और R भी है, बस मैं आपको दिखा नहीं रहा। और मैंने साथ में ये बोल दिया कि इस बॉक्स का पूरा रेजिस्टेंस Z है, इस बॉक्स का पूरा रेजिस्टेंस Z है। तो अब एक बात बताओ, जो काम ये तीनों मिलकर एक साथ करेंगे वही काम वो बॉक्स भी तो कर रहा है, क्योंकि उस बॉक्स में तीनों चीज तो है। तो जितना करंट वो बॉक्स विड्रॉ करेगा बैटरी से, उतना ही करंट तीनों विड्रॉल करेंगे बैटरी से। तो अगर मुझे ये पता है कि इन तीनों का रेजिस्टेंस किसके बराबर है, जेड, तो इसको जो इनके अराउंड वोल्टेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, V इक्वल्स टू आई जेड। तो इनका नेट वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू आई जेड। तो हम लिखेंगे V इक्वल्स टू आई इंटू जेड। अच्छा VL का फॉर्मूला क्या होगा, हमें एक बात पता है कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है, आई इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये रेजिस्टेंस रजिस्टर का हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा R, ये रेजिस्टेंस L का होगा तो क्या जाएगा XL, ये रेजिस्टेंस C का होगा तो क्या जाएगा XC। तो कहने का मतलब जो मेरी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, VL के लिए क्या होगी IXL, VC के लिए क्या होगी IXC, VR के लिए क्या होगी IR। तो जब मैं इन सबकी वैल्यूज में पुट कर दूंगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, तो आई साई को बना के बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा जेड, क्योंकि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था, जेड निकालना। तो हमने यहाँ से जेड निकालना सीख लिया। जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया इसके अंदर, इंपीडेंस, ठीक है ना। तो हमने इंपीडेंस तो निकाल दिया। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमें एंगल निकालना होता है, एंगल ऑफ इंपीडेंस, और इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो उसका एंगल कैसे निकलता है, तो मैंने आपको बताई थी जब कभी एंगल निकालते हैं तो दो लाइन के बीच का वो एंगल होता है। तो एंगल हमने क्या माना था, करंट और नेट वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंपीडेंस। अब वो कैसे निकालते हैं, अगर मैं अपने पिछले वाले फेजर डायग्राम में tan फाई के लिए रख दूँ, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके जस्ट जो 90 डिग्री का एंगल जहां से बना रहा है वो हो जाएगा बेस। तो मुझे पता है परपेंडिकुलर क्या होगा, VL माइनस VC, उसका बेस क्या था VR। आप एक बार इसको चेक कर लो। तो VL की वैल्यू क्या है IXL, VC की वैल्यू क्या है IXC, VR की वैल्यू क्या है IR। आई साई को मना कट जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा, XL माइनस XC अपॉन R, एक फॉर्मूला बचा tan फाई का। लेकिन मुझे निकालना क्या है, एंगल। मुझे tan फाई थोड़ी निकालना, मुझे तो एंगल निकालना है ना। तो एंगल के लिए मैं tan ऊपर ले जाऊंगा उस तरफ, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया एंगल ऑफ इंपीडेंस। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ ली, अपना फेजर डायग्राम पढ़ लिया, हमने इंपीडेंस के लिए निकालने सीख ली, LCR सर्किट के लिए हमने LCR सर्किट के लिए उसका फेज एंगल ऑफ इंपीडेंस निकालना सीख लिया। एंगल ऑफ इंपीडेंस को फेज भी बोलते हैं कि करंट वोल्टेज से कितने के फेज से आगे चल रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि इसके इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट के अंदर कितना वोल्टेज है ये निकालना।
सो जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई का मतलब करंट और आर का मतलब रेजिस्टेंस उस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सी। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम उसको बोलते हैं। एल का क्या होगा, इंडक्टर, एक्सएल जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर का मतलब क्या होगा, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, जिसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा आर। तो अगर मुझे कभी भी वोल्टेज निकालना पड़ जाए इन केस इन वाली चीज़ों का, तो मुझे सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। तो मुझे पता है ये तीनों चीज़ें किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। अगर करंट सीरीज में सेम होता है तो हम उस करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। कैसे निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। अभी से पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, अगर मैं इन तीनों को पूरे एक बॉक्स में बंद कर दूं, उसका रेजिस्टेंस का मान लो जेड, तो उसमें से कितना करंट बाहर निकल सकता है या फिर कितना करंट जा सकता है, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। जहाँ पर जेड का मतलब क्या होगा, उसका इंपीडेंस टोटल सर्किट, और जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। और वोल्टेज क्या होगी, एक्सटर्नल वोल्टेज जो भी हमें दे रखी होगी, वी आर एम एस, आई एम एस जो भी दे रखी होगी। अगर हमें आर एम एस दे रखी है तो करंट भी हमारा आर एम एस निकलेगा। अगर हमें पीक दे रखी है तो करंट भी हमारे का निकलेगा पीक। ठीक है ना। तो उसी के बेस पर हम निकालेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट क्या होगा। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर करंट किसके लिए हो जाए, कैपेसिटर के लिए। लेकिन कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस में करंट क्या है, सेम। तो मैं VC की वैल्यू का मानूंगा आई, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, XC। तो क्या होगा, आई इंटू एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 पाई म्यू, सिंपल। सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर के लिए निकालना चाहूँ तो VL का फॉर्मूला होगा आई इंटू एक्सएल। आई तो सबके लिए सेम है, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई इंटू म्यू एल। ठीक है, ये भी सेम, बहुत सिंपल था। अगर रजिस्टर की बात करते हैं तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर। और जहाँ पे इस वाले आर का मतलब तो आर है ही, हमेशा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट में कितना वोल्टेज जा रहा है, और करंट तो ऑब्वियसली बात है सेम ही होगा उनका, और हम एक्सएल एक्सी निकाल सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ म्यू। ये वाले फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़ रखे अपनी सारी वीडियोस में। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट्स एंड फेजर। अब हमें पढ़ना अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा हमारा, एक पावर फैक्टर्स क्या होता है। फिर हम उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियोस पर चलेंगे जिसका नाम होगा रेजोनेंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन कंपेरिजन टू एलसीआर। सो अब हमारा पढ़ने का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ने सबसे पहले, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विद द इंपीडेंस। आई होप कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको सिंपल करता हूँ मैं, आपको वो जनरल भाषा में बताता हूँ पावर फैक्टर होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक पंखा है और मैं उस पंखे को एक 100 वोट की पावर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, 100 वोट की पावर। लेकिन वो पंखा बदले में मुझे केवल 70 वाट की हवा दे रहा है। मतलब जब मैं उसको 100 वोट पावर दे रहा हूँ तो बदले में वो मुझे 70 वोट की हवा दे रहा है, या फिर 70 वोट की मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है। तो कहने का मतलब मैं जितनी उसको इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे उतनी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, मान लीजिए जब मैंने उसको इनपुट दिया होगा तो उस वाले पंखे का या उस वाले फैन का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होगा, अपनी कोयल का रेजिस्टेंस भी होगा, या फिर उसका टोटल जेड होगा। जेड का मतलब इंपीडेंस होगा। तो उसके इंपीडेंस की वजह से जो मेरी पावर है वो मुझे एक्चुअल नहीं मिल पा रही है। बदले में मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं 100 वाट की पावर दूंगा तो बदले में वो मुझे 100 वाट की हवा देगा। लेकिन 100 वाट की वो हवा नहीं दे पा रहा है। ये 100 वाट एनर्जी के बराबर मुझे हवा देगा, पर वो 100 वाट एनर्जी के बराबर मुझे हवा नहीं दे पा रहा है। वो कितना दे पा रहा है, 70 वाट। तो ये 70 वाट कब हुआ, 30 वाट कहाँ खत्म हुआ, ये 30 वाट खत्म हुआ है हमारा कहाँ, इसके जेड में। जेड का मतलब इस सर्किट के पूरे इंपीडेंस में। इस सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है, उसने उस वाली एनर्जी को खा लिया, तो बदले में मुझे कितनी दी, या उस वाली एनर्जी का यूज कर लिया, तो बदले में मुझे कितनी एनर्जी मिली, 70 वोट की हवा के बराबर। ठीक है ना, तो 70 वोट की एनर्जी की हवा के बराबर। तो आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। तो जिस तरीके से हमने पंखे का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, चाहे वो बहुत थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करे, चाहे वो बहुत बड़ी एनर्जी कंज्यूम करे। तो इसी के बेस पर हम एक फैक्टर निकालते हैं जिसका नाम क्या होता है, पावर फैक्टर। कि हम उसको जितनी हम उसको इनपुट दे रहे हैं कि आउटपुट में हमें उतना रिजल्ट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना। तो जो कोस फाई की वैल्यू होती है वो देखा जाए तो -1 से 1 तक वैरी करती है, लेकिन हमें उसका ध्यान रखना है अपनी 12th की फिजिक्स के लिए कि वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक रहती है। तो वैल्यू जितनी भी 1 के पास रहेगी मतलब वो उतना ही कम रेजिस्टेंस है सर्किट का। तो जितनी पावर आप मान लो किसका पावर फैक्टर 1 है, ये कोस फाई की वैल्यू क्या निकल के आती है 1। तो इसका मतलब हम क्या निकालना है कि जितनी हम अगर हम उसे 100 वाट की पावर दे रहे हैं तो पंखा बदले में हमें 100 वाट की हवा भी दे रहा है। कहने का मतलब बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं हो पा रहा है पंखे के अंदर, अगर पावर फैक्टर 1 है तो। अगर हम मान के चलते हैं कि पावर फैक्टर 0.5 है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 वाट की उसको हवा बिजली दे रहा हूँ तो बदले में वो मुझे 50 वाट की हवा दे पा रहा है, बस बाकी 50 वाट वो खुद अपने अंदर की उसमें रेजिस्टेंस में लगा रहा है या अपने अंदर की एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनते हैं उनका पावर फैक्टर 100% होता है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द पावर फैक्टर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिहेव और हाउ मच एनर्जी इट विल कंज्यूम, ठीक है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था। अब आई होप कि आप इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सो इट इज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विद द इम्पीडेंस, कि उसका टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर की वैल्यू कितनी है उसके अंदर और अपॉन उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसको सिंपल बनाते हैं। अभी देखिए हम इसके डायरेक्शन पढ़ेंगे। cos फाई इट इज डिनोटेड बाय cos फाई। फाई का मतलब एंगल ऑफ इम्पीडेंस होता है, और जब हम एंगल ऑफ इम्पीडेंस में cos एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पावर फैक्टर। क्या मिलता है, पावर फैक्टर। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि पावर अपॉन पावर, पावर से पावर यूनिट कट जाएगी तो यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना। अब इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं, जब हमने फेजर डायग्राम पढ़ा था हमने फाई की वैल्यू निकाली थी, उसी फाई की वैल्यू हमने tan फाई की वैल्यू निकाली। अब उसी फाई की वैल्यू से हम अपनी cos फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, पी आर अपॉन वी। आप एक बार चेक कर लेना यही होगी कि नहीं होगी। तो वी आर की वैल्यू क्या होती है, आई आर, वी की वैल्यू क्या होती है, आई आर। तो हमारा फॉर्मूला का निकला लास्ट में आर अपॉन जेड। तो वही वाली डेफिनेशन होगी नहीं होगी। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विद द इम्पीडेंस। तो ये क्या होता है, हमारा एक पावर फैक्टर जो डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो पा रही है, कि कितनी एनर्जी हमें रिटर्न में वापस मिल जाए अगर हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इस्तेमाल करें उसको पावर दें तब, ठीक है। तो ये था हमारा क्या पावर फैक्टर। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, फेजर डायग्राम पढ़ लिया, हमने इम्पीडेंस पढ़ लिया, हमने करंट इन द सर्किट पढ़ लिया, हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट पढ़ लिया, पावर फैक्टर पढ़ लिया, एंगल ऑफ इम्पीडेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा पढ़ने वाला वो रहेगा रेजोनेंस। उसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इजी भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। थोड़ा आपका मजा भी आएगा, आपको मजा भी आएगा उसे पढ़ने में। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ या मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें इस वाली वीडियो में, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए बहुत एफिशिएंट और बहुत यूजफुल वीडियोस बना पाऊँ। सो थैंक यू।